Hello students, welcome to our class of ecology. In previous lectures, we have studied about productivity of an ecosystem, differences between gross primary productivity, net primary productivity और हमने ये भी देखा कि इकोसिस्टम की डेवलपमेंट के साथ साथ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या चेंज आती है। इसी सीरीज को हम लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट how to estimate net primary productivity of an ecosystem or why we need to study net primary productivity of an ecosystem. So, आइए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे ways of measuring or estimating net primary productivity of terrestrial ecosystems only। हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स में हम एक्वेटिक इकोसिस्टम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी, net primary productivity of an ecosystem varies over space and time. Net primary productivity का over space change होने का मतलब क्या है? पहले देखें प्रोडक्टिविटी इकोसिस्टम की होती क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि रेट एट विच कार्बन इज बीइंग फिक्स्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या आसान लफ्जों में आप कह लें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जितनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में कार्बन ऑर्गेनिक मैटर के अंदर फिक्स होगा। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज होगा उतनी ज्यादा वेजिटेशन ग्रो करेगी और वेजिटेशन के साथ उतने ही ज्यादा हेटरोट्रॉफ्स भी ग्रो करेंगे क्योंकि उनको फूड ज्यादा मिल रही होगी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ओवर स्पेस चेंज होती है। अब याद रखें, इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दो बातों पे डिपेंड कर रहा है मेजरली। नंबर वन इज टेम्परेचर एंड नंबर टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जिस तरह टेम्परेचर और वाटर अवेलेबिलिटी इकोसिस्टम्स में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स में ओवर स्पेस चेंज होगी, इसी तरह वहां की प्रोडक्टिविटी भी चेंज होगी। इजीएस्ट एग्जांपल इसकी आप ले लें, डेजर्ट के अंदर चले जाएं, वहां पे आपको वाटर अवेलेबिलिटी कम मिलेगी। आप रेन फॉरेस्ट में चले जाएं, वहां पे थ्रू आउट द ईयर ऑलमोस्ट वेट सीजन रहता है, बारिश होती है, वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो आप मुझे बताएं प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस कौन से इकोसिस्टम्स में ज्यादा होगी? डेजर्ट्स के अंदर कम, इसलिए वहां पे वेजिटेशन भी कम है, और रेन फॉरेस्ट के अंदर ज्यादा। और दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होने के साथ वहां पे प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। लेकिन अब इसमें भी और कई सारे कोरिलेशन हैं, उन पे हम फिलहाल इन डिटेल बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है टाइम। इसका मतलब क्या कि किसी भी इकोसिस्टम में थ्रू आउट द ईयर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर कंडीशन जो है वो एक जैसी नहीं रहती। टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में डिफरेंट होगा। खास तौर पर इधर टेम्परेट रीजन के अंदर आप देखते हैं देयर आर 4 डिस्टिंक्ट सीजन्स। आपको अगर हम रेनफॉल के हवाले से बात करें तो 2 डिस्टिंक्टिव ड्राई एंड वेट सीजन्स देखने को मिलेंगे। ड्राई सीजन के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी कम है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर देगी। वेट सीजन में, बारिश के मौसम में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगी। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर, जहां यहाँ पे टाइम का मतलब क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर आल्सो। Net primary productivity can tell us about ecosystem's health and global climatic changes. अब ये दो बातों में क्या मतलब है? इकोसिस्टम की हेल्थ का हमें वहां की नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से कैसे पता चल सकता है? अगर ओवर द इयर्स किसी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, इसका मतलब है कोई ना कोई गड़बड़ है वहां पे, कोई वहां पे डिफोरेस्टेशन हो रही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो किसी ना किसी वजह से उस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन करती जा रही है, या फिर इसके ऑपोजिट भी हो सकता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो इसका आप क्या मतलब लेंगे? इसी तरह ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस, अगर ग्लोबली आप देखते हैं कि ग्लोबली सारे के सारे इकोसिस्टम्स किसी एक खास डायरेक्शन में इफेक्ट हो रहे हैं नेगेटिवली या पॉजिटिवली, इसका मतलब है कि ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो इकोसिस्टम की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ये हमें एज एन इंडिकेटर हम इसको यूज कर सकते हैं कि किसी इकोसिस्टम के क्लाइमेट में क्या चेंजेस आ रही हैं ओवर द ईयर। वहां पे रेनफॉल किस तरह से कह लेंगे चेंज हो रहा है, वहां पर टेम्परेचर जो है वो कहाँ कैसे चेंज हो रहा है। तो इसलिए नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं ways to estimate net primary productivity of terrestrial ecosystems. There are two types of techniques. एक को हम कहते हैं destructive techniques और दूसरी है non destructive techniques. पहले देखें ये डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स क्या है। डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में हम साल के मुख्तलिफ हिस्सों में किसी इकोसिस्टम से फिजिकली प्लांट्स के जो पोर्शन हैं या फिर जो होल प्लांट्स हैं उनके सैंपल्स लेते हैं और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में लिए गए सैंपल्स को कंपेयर करके हम देखते हैं कि वहां पे कितना बायोमास ओवर द ईयर ओवर द ग्रोइंग सीजन इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। मसलन ये एक टेम्परेट फॉरेस्ट के इमेजेस आपके सामने नजर आ रहे हैं ड्यूरिंग 4 डिफरेंट सीजन्स, फॉल, विंटर, फॉल, समर एंड स्प्रिंग। इन चारों सीजन में देखें वेजिटेशन जो है वो आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। समर सीजन में जो ग्रोथ है वो शुरू हुई, स्प्रिंग में आपको सारे हर तरफ जो है वो ग्रीनरी नजर आ रही है, नए लीव्स, आपको नई वेजिटेशन नजर आ रही है। विंटर में चले जाएं तो टेम्परेचर कम होने की वजह से वेजिटेशन कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग सीजन हेयर बिटवीन फॉल एंड समर एक सैंपल यहाँ से ले लिया जाएगा और एक एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन एट द एंड ऑफ स्प्रिंग यहाँ से सैंपल ले लिया जाएगा और दोनों सैंपल्स के अंदर जो बायोमास का डिफरेंस होगा दैट वुड बी आर प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस इकोसिस्टम। इसको एक सिंपल इलिस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें, फर्ज करें ये आपके पास एक लार्ज इकोसिस्टम है। हम क्या करेंगे, एट द बिगिनिंग ऑफ growing season like in at the beginning of summer season or you can say spring season, आप यहाँ से रैंडमली इस इकोसिस्टम में से सैंपल ले लेंगे। फर्ज करें ये आपका एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम है, आपने कोई भी मेथड अडॉप्ट किया रैंडम सैम्पलिंग के लिए, चाहे वो कोऑर्डिनेट मेथड है या वॉट एवर इट इज़, आपने एक सैंपल यहाँ से ले लिया। फर्ज करें ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है इस छोटे इकोसिस्टम के एतबार से। इधर 15 आप यहाँ से आपने सारी ग्रासेस को एक तरह से आपने यहाँ से कट कर लिया, रिमूव कर लिया, जितने नंबर ऑफ प्लांट्स भी इस एरिया के अंदर मौजूद थे और उनका बायोमास जैसे 15 kg रहा। इसी तरह 1 2 3 4 आपने 4 रैंडम सैंपल्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन ले लिए। अब स्प्रिंग और समर के दौरान ग्रोथ हुई मैक्सिमम। एट द एंड ऑफ समर सीजन एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन, इन अदर वर्ड्स, आपने इसी इकोसिस्टम में से एक दफ़ा फिर से रैंडम सैम्पलिंग करनी है, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स को हार्वेस्ट करना है। या आपने एक सैंपल ले लिया, यहाँ से ले लिया सैंपल, तो इन तमाम सैंपल्ड एरियाज के बायोमास को आप सम अप करेंगे। याद रखें यहाँ पे जो ब्लू वाला एरिया है, दी सैंपल्स आर टेकन एट द बिगिनिंग ऑफ growing season and these red samples are taken at the end of growing season। और प्रोडक्टिविटी आप कैसे मेजर करेंगे, एस्टिमेट कैसे किया जाएगा, प्रोडक्टिविटी वुड बी इक्वल टू टोटल बायोमास हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन माइनस एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रोइंग सीजन। तो इस तरह से हार्वेस्ट टेक्निक्स जो है ये वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ पे हार्वेस्ट टेक्निक्स के साथ कुछ डिफिकल्टीज हैं। नंबर 1, ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पे ये डिस्टिंक्टिव 4 सीजन जो है वो देखने को नहीं मिलते, सारा साल ही टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल जो है वो थ्रू आउट द ईयर कांस्टेंट है। यहाँ पे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो मोर और लेस यूनिफॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे बिगिनिंग और एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन के दौरान जो बायोमास का डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होगा। यहाँ पे ये टेक्निक्स हम यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह से ग्रासलैंड इकोसिस्टम के केस में तो ये टेक्निक हम यूज़ कर लेंगे, पॉन्ड इकोसिस्टम में तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन जो हमारे लार्जर जो इकोसिस्टम्स हैं जैसे फॉरेस्ट हैं, वुडलैंड्स हैं, इन अदर वर्ड्स, वहाँ पे ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो जाएंगी, वहाँ पे ये टेक्निक्स हम यूज़ नहीं कर सकते, ये फिजिबल नहीं रहेंगी। तो हार्वेस्ट टेक्निक याद रखें, ये लो प्रोडक्टिविटी वाले इकोसिस्टम्स में जैसे ग्रासलैंड्स में या छोटे पॉन्ड्स में ये फिजिबल होते हैं।
एंड वन अदर थिंग इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो बिलो ग्राउंड एरियाज हैं प्लांट के, जैसा कि रूट्स हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज मोर डायनेमिक। इसका मतलब कि रूट्स की ग्रोथ जो है वो थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन होती रहती है। न्यू रूट्स आर बीइंग एडेड, ओल्डर रूट्स आर बीइंग डिजेनरेटेड। तो इसलिए रूट्स की ग्रोथ के लिए हार्वेस्ट टेक्निक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक मोर नंबर ऑफ सैंपल्स। सिर्फ बिगिनिंग और एंड ऑफ द सीजन की बजाय आपको थ्रू आउट द सीजन छोटे छोटे इंटरवल में सैंपल लेने पड़ेंगे। और इसका जो एक और सॉल्यूशन है वो ये निकाला गया कि इस ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर की मदद से जो कैमराज हैं दे आर इंसर्टेड बिलो दी सॉइल, और इन कैमराज की मदद से जो रूट्स की ग्रोथ है इसको मॉनिटर किया जाता है। और फिर उस तरह से जैसे ये इमेज आपको नज़र आ रहा है, रूट्स की जो बिलो ग्राउंड रूट्स हैं उनका इमेज इस कैमरा की मदद से लिया गया है। तो रूट्स की ग्रोथ की एस्टिमेशन इससे बेहतर की जा सकती है। लेकिन बहरहाल हार्वेस्ट या डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनका फिर अल्टरनेटिव हमारे पास क्या है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स। अब इनमें भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। रिमोट सेंसिंग, ये सैटेलाइट बेस्ड टेक्निक है। सैटेलाइट बेस्ड क्लोरोफिल कंसंट्रेशन एस्टिमेशन, मेजरिंग द चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन क्लोज्ड सिस्टम। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेजर करना, क्यों? क्योंकि असल में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन जो है ये चेंज होगी। अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, मोर अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एनवायरनमेंट। और अगर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सट्रैक्शन है वो कम होगी, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बिल्ड अप करना शुरू कर देगी। एक और मेथड है, इसे हम कहते हैं एडी कोवेरियंस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्टिविटी। तीनों पे बारी बारी बात करेंगे। नंबर 1 रिमोट सेंसिंग। अब पहले बात हुई कि ये सैटेलाइट बेस्ड है। सैटेलाइट की मदद से क्लोरोफिल कंसंट्रेशन एस्टिमेट की जाएगी। और ये एस्टिमेशन जो है इट रिलाई ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ सोलर रेडिएशंस। बेसिक सा कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं कि जो जो पिगमेंट्स हैं, डिफरेंट पिगमेंट्स हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जो वेवलेंथ लाइट की कोई पिगमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता वही उस पिगमेंट का क्या बनेगा, कलर बनेगा। क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन और येलो कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो सैटेलाइट जो है वो पूरी ग्लोब में ग्रीन और येलो कलर की रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। जहाँ पे ग्रीन और येलो कलर की रिफ्लेक्शन जिन एरियाज और जिन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब है उन रीजन्स के अंदर ग्रीनरी ज़्यादा है, ग्रीनरी बढ़ रही है। ग्रीनरी बढ़ने का मतलब है, वेजिटेशन बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। तो ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक है सैटेलाइट बेस्ड। तो यहाँ पे रिमोट सेंसिंग जो है ये एक बेहतर एस्टीमेट प्रोवाइड करेगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पूरी ग्लोबल स्केल पे। तो लार्जर स्केल पे ये हमें एक, इसके बाद इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास ये होगी कि कुछ जो हमारे इकोसिस्टम्स हैं जैसे कोल्डर रीजन्स के अंदर, वहाँ पे जो लीव्स की कंसंट्रेशन है उसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर के अंदर कोई चेंज नहीं आती। जैसा कि जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं वो तो क्या करेंगे, स्प्रिंग सीजन में न्यू वेजिटेशन ऐड होगी, फॉल सीजन में लीव्स जब शेड होंगे तो ग्रीनरी, इसी तरह यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन भी कम होगी। तो वहाँ पे तो प्रोडक्टिविटी इस लाइट की रिफ्लेक्शन की मदद से एस्टिमेट की जा सकती है। लेकिन जो हमारे ऐसे इकोसिस्टम्स हैं जहाँ पे फॉरएवर प्लांट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो लीव्स जो है वो ऑल ओवर द ईयर प्लांट बॉडी के साथ अटैच रहते हैं। चाहे विंटर सीजन में वहाँ पे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, आपको यही शो हो रहा है कि लीफ प्रेजेंट है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। चाहे मेटाबॉलिक रेट विंटर सीजन में स्लो है, लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फिक्स्ड, लेकिन लाइट की रिफ्लेक्शन आपको यही शो करेगी क्योंकि लीव्स इंटैक्ट हैं, तो यही शो करेगी कि वहाँ पे प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। नेक्स्ट आ जाए,
मेजरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन क्लोज्ड सिस्टम्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें असल में ये फर्ज करें, ये वहाँ से मैं पेन टूल ले लूँ, ये आपका एक लार्जर इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम में आप डिफरेंट लोकेलिटीज़ पे क्लोज्ड सिस्टम्स बिल्ड करेंगे। फर्ज करें इतने हिस्से में हमने कुछ एरिया जो है इसको एक प्लास्टिक टेंट्स की मदद से क्या कर दिया, एक क्लोज सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया, प्लास्टिक रूम्स में कन्वर्ट कर दिया कि जिसमें से लाइट तो पेनिट्रेट कर रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी गैसेस जो हैं वो यहाँ से एस्केप नहीं कर पा रही। अब आपने क्या करना है, वही मेथड के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईयर में आप इस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे में इवन आप इस टेंट के अंदर क्या करेंगे, चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेजर करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस रेट पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब आइए इस क्लोज्ड टेंट के अंदर चलते हैं। आपको इसके अंदर कुछ इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिलेगा। आपको वहाँ पे ऑटोट्रॉफ्स नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट ग्रासेस हैं, ये श्रब्स हैं, ट्रीज हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। और यही ऑटोट्रॉफ्स की रेस्पिरेशन के दौरान कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान वापस इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रहा है और कुछ रेस्पिरेशन हेटरोट्रॉफ्स के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे एक हम नई जो टर्म है वो यूज करते हैं, NEE। तो इट इज एक्चुअली equal to gross primary productivity minus total respiration being taking place in autotrophs और heterotrophs। इसे हम क्या कर लेंगे, ये total respiration है। तो कार्बन मूवमेंट into and out of ecosystem in such closed ecosystems is used to measure NEE। और ये NEE क्या है, it stands for net ecosystem exchange। अब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की जो वेरिएशन हैं उनकी मदद से हम प्रोडक्टिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे, सिंपलेस्ट वे, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इस क्लोज्ड टेंट के अंदर इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है कि इस इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन कम होती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही, फोटोसिंथेसिस के दौरान ट्रैप नहीं हो रही। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती जा रही है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एक्सट्रैक्शन उसकी जारी है। अब मोस्ट एक एडवांस्ड वे है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक्स में, इसे हम कहते हैं एडी कोवेरियंस एस्टिमेशन टेक्निक। ये हम यूज कर सकते हैं अपने फॉरेस्ट के अंदर, वुडलैंड्स के अंदर, जहाँ पे हमने कहा था हार्वेस्टिंग टेक्निक्स जो है वो पॉसिबल नहीं है, वो लेबर इंटेंसिव होंगी। इसमें क्या किया जाता है, इसमें एक वर्टिकली ये टावर्स जो है ये खड़े किए जाते हैं इकोसिस्टम में, और इन टावर्स में डिफरेंट हाइट्स के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स हैं वो लगाए जाते हैं डिफरेंट हाइट पे। और इन सेंसर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें कुछ इस तरह से ग्राफिकली देखने को मिलेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन्स पे। अब ये रिजल्ट हमें क्या बता रहे हैं, अगर यहाँ पे देखें जो वाई एक्सिस है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही हाइट, ये आपको हाइट फर्ज करें फीट के अंदर नज़र आ रही है, और इसी तरह ये एक्स एक्सिस के ऊपर आपको टाइम नज़र आ रहा है, यानी कि ड्यूरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डे 24 आवर्स का ये साइकिल है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ड्यूरिंग मिडल पार्ट्स ऑफ द डे, यहाँ पे देखें जब लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा थी तो अपर हाइट्स एंड लोअर हाइट्स, इन दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है ये ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। अबव द कैनोपी ये वाला एरिया एंड बिलो द कैनोपी जहाँ पे लीव्स प्रेजेंट हैं, दोनों एरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन मोर और लेस सिमिलर है। यहाँ पे देखें जो नाइट टाइम है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बिलो द कैनोपी आर द हाईएस्ट एट नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस इज नॉट अकरिंग बट रेस्पिरेशन इज अकरिंग। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है क्योंकि लीव्स नाइट टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे देखें जैसे ही डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द कैनोपी डाउन इन द सेम लेवल एज और लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। और जैसे ही दोबारा आप
नाइट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ही लाइट इंटेंसिटी कम हो रही है, लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो बिलो द कैनोपी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एक दफ़ा फिर से बिल्ड अप होने लगा। तो ये एडी कोवेरियंस टेक्निक है। इसमें हम ये डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर्स की मदद से जो अबव एंड बिलो द कैनोपी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं और उसको यूज करते हैं टू एस्टिमेट प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम।